नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले छोटे दल गठबंधन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और बड़े दलों यानी कि बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी में। आखिर क्या है छोटे दलों की रणनीति, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में यह बहुत रोचक होने वाला है। विस्तार से बात करेंगे। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की, जो एक बार फिर से विवादों में हैं, और इस बार बात करेंगे कोरोना के डर की, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को फिर से डरा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुद्दे की बात में मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों की, उन राजनीतिक दलों की जो हैं तो छोटे लेकिन घाव इस बार बड़े करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बड़े सियासी दल यानी कि बीजेपी कांग्रेस के साथ ही छोटे दल भी अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटे दल बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। चुनाव के कई महीने पहले से छोटे दल एकजुट होकर बीजेपी और कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे। विधानसभा के चुनाव में छोटे दलों की नजर भी दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक पर है। लिहाजा ये आपस में गठजोड़ बनाने की तैयारी भी कर सकते हैं। गठबंधन ने आकार लिया तो महाकौशल के 46, बुंदेलखंड की 26 और ग्वालियर चंबल संभाग और विंध्य की 22 सीटों पर यानी कि समीकरण बदल सकते हैं। यह ऐसी संख्या है जो मध्य प्रदेश में किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने या उसका रास्ता रोकने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में 2018 विधानसभा चुनाव के परिणाम के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 109 सीट पाने वाली बीजेपी को 41% वोट मिले थे, जबकि 114 सीटें पाने वाली कांग्रेस पार्टी को 40.9% वोट मिले थे। 4 निर्दलीय विधायकों को 5.8% वोट मिले, तो 2 सीट पाने वाली बीएसपी को 5% वोट मिले। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसका वजूद बहुत कम रह गया, लेकिन मध्य प्रदेश में कभी इस पार्टी के नाम से बड़ी पार्टियां डरा करती थी, लेकिन इसके वोट बैंक में कांग्रेस ने भी सेंध लगाई है, बीजेपी ने भी सेंध लगाई, लेकिन फिर भी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 1.8% वोट मिला। 1 सीट पाने वाली समाजवादी पार्टी को 1.3% वोट मिला और नोटा पर 1.4% वोट मिले। देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा समीकरण को आपको समझना होगा, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के विधानसभा का सियासी खेल शुरू हो चुका है। आप माने या ना माने, चुनाव कर्नाटक में चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में शुरू हो चुकी हैं, और कर्नाटक के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, इसे याद रखिएगा। अब छोटी पार्टियों में सबसे पहले हम बात कर लेते भीम आर्मी की। उत्तर प्रदेश की पार्टी, उत्तर प्रदेश के नेता और भीम आर्मी अब मध्य प्रदेश में करवटें बदल रही है। भीम आर्मी की राजनीतिक शाखा आजाद समाज पार्टी ने 12 फरवरी को राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में पहली बार ताकत दिखाई। तब उसकी सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। भीम आर्मी के इस कार्यक्रम में जय युवा आदिवासी संगठन यानी कि जयस, ओबीसी महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी शामिल हुए थे। सभा में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि भीम आर्मी की नजर प्रदेश की 35 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों पर है। 12 फरवरी के बाद भीम आर्मी 14 अप्रैल को महू में दूसरी बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल होने की सहमति दे चुके हैं। रैली के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी निमंत्रण दिया गया है। चंद्रशेखर की कोशिश समाजवादी पार्टी को साथ लेकर ओबीसी बहुल सीटों और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साथ कर आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों पर बड़े उलटफेर की। भीम
35 रिजर्व सीटों के अलावा सामान्य वर्ग की 19 सीटें गोटेगांव, बीना, गुन्नौर, तराना, रैगांव, आष्टा, जतारा, साबेर, नारावली, भांडेर, चंडला, गोहद, सोनकक्ष, अशोकनगर, करेरा, अंबा, पारसिया, अलौट, मलारगंज, इसके अलावा कुछ और भी नजर है। यहां अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वोटरों की संख्या भी है, बड़ी संख्या है। इनमें से जो अनुसूचित जाति है यानी कि एससी, वो करीब 20% से अधिक है। ये किसी भी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में 35 एससी सीटों में से बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 17, यानी कि कांग्रेस को एक सीट ज्यादा मिली थी। 2013 में बीजेपी ने 35 एससी सीटों से 28 पर जीत दर्ज की थी, तब सत्ता में पहुंची थी। 2018 में 10 सीटों पर नुकसान की वजह से बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। एससी का है, एसटी का भी यही हाल रहा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बंटवारे से पूर्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों की मजबूत आधार रखती थी। मौजूदा समय में भी महाकौशल और बुंदेलखंड की 46 सीटों पर, आप समझ रहे हैं, देखिए महाकौशल और बुंदेलखंड, ये दो बेल्ट बड़े मजबूत हैं और ये दो बेल्ट इस बार किसी भी राजनीतिक पार्टी की औकात दिखा देंगे। इसमें विंध्य को भी जोड़ लीजिए। तो महाकौशल और बुंदेलखंड की 46 सीटों पर इसका जनाधार है। पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 1.8% वोट मिले। बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहे 0.1% वोटों के अंतर से अधिक है। अमरवाड़ा ब्यौरी की सीट पर गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मनमोहन शाह बट्टी, कांग्रेस प्रत्याशी से 10,393 वोटों से चुनाव हारे। वहीं ब्यौरी में बीजेपी के शरद कोल ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तेज प्रताप उइके को 32,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, दमोह जिले में प्रभाव। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2018 के चुनाव में अमरवाड़ा, ब्यौरी, जवेरा, जुन्नारदेव, चौरई, बेहर, केवलारी, लखनादोन, शाहपुर सहित कई सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट लिए, 10,000 से। और आपको याद होगा विधानसभा का अगर समीकरण देखें तो कई जगह 200, कई जगह 250, कई जगह 500, कई जगह 1000, 1500, 2000, 3000 पर बहुत ज्यादा हार जीत हुई है। और अगर 10,000 मिलने तो आप समझिए क्या खेल है। अमरवाड़ा और ब्यौरी में जहां दूसरे स्थान पर पार्टी रही है, वहां सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर मध्य प्रदेश का तमाम बेल्ट देखें जो भिंड से लगा हुआ है, अगर आप वहां से निकल जाएं, भिंड, एटा, इटावा, यानी उत्तर प्रदेश का एटा, इटावा और मध्य प्रदेश का भिंड, यहां से यह बेल्ट शुरू होता है, चंबल से होता हुआ बुंदेलखंड जाता है और बुंदेलखंड से होता हुआ यह सीधा विंध्याचल निकल जाता है, यानी कि रीवा, सतना, सीधी वहां पर जाके कनेक्ट होता है। इसलिए दोनों ही राज्यों की जो सीमा है, उन दोनों ही लोगों का रहन सहन है, उनकी भाषा है, उनकी सोच है, उनकी राजनीतिक समझ है, करीब करीब बहुत व्यापक असर डालती है। इसलिए इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का प्रभाव है। तो समाजवादी पार्टी का मैं जिक्र कर रहा था कि इन 14 जिलों में समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में ने एक सीट जीतने में सफल रही थी और उत्तर प्रदेश में उसने 52 प्रत्याशी उतारे थे। उसे 1.3% वोट शेयर प्राप्त हुआ था। छतरपुर की बीजापुर सीट में समाजवादी पार्टी के राजेश शुक्ला विधायक हैं। निवाड़ी, गुड़, पृथ्वीपुर, परसबाड़ा, बालाघाट में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। मध्य प्रदेश में सपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा और 2003 में था। 2003 में समाजवादी पार्टी में 161 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके 7 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। उस समय पार्टी को प्रदेश में 5% से ज्यादा वोट मिले थे। सपा 2023 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से 2003 का प्रदर्शन दोहराना चाहती है। पार्टी की नजर बालाघाट, सीधी, सतना, रीवा, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, रायसेन, इन सीटों पर नजर है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो मध्य प्रदेश का बेल्ट है वहां पर है।
वहीं बीएसपी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीएसपी की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बीएसपी तो उत्तर प्रदेश में ठंडी पड़ी हुई है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसे लेके लोग तमाम तरह की चर्चा करते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में अगर चर्चा बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने में अकेले ये सक्षम है। खासकर चंबल का बेल्ट है, बुंदेलखंड का बेल्ट है और विंध्याचल का बेल्ट है, यानी कि रीवा सीधा सतनी का उधर। इसका इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसपी ही पार्टी में तीसरे नंबर की पार्टी है और मौजूदा विधानसभा में बीएसपी के 2 विधायक हैं, पथरिया से रामबाई और भिंड से संजीव, जो कि बीएसपी के थे, अब वो बीजेपी में चले गए, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। रामबाई का पता नहीं चलता, कभी वो कमलनाथ के साथ खड़ी हो जाती है तो कभी वो शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी हो जाती है। अब जौरा, देवताल, ग्वालियर ग्रामीण, पोहरी, रामपुर, बघेलान और सबलगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। 36 सीटों पर बीएसपी तीसरे नंबर पर थी और इन सीटों पर बीएसपी 5,000 से लेकर 48,000 तक वोट बटोरने में सफल रही। बीएसपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 5% से अधिक वोट मिले, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में बीएसपी की बड़ी भूमिका थी। आम आदमी पार्टी, जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बना चुकी है। आम आदमी पार्टी 2023 में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिला, जिसमें पार्टी की 208 सीटों में से 2007 पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन नगरीय निकाय में बेहतर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में एक नगरीय निकाय है। सिंगरौली मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी थी, जिसमें उसने ये जीत कर भी दिखा दिया, लेकिन पार्टी ने अब सिंगरौली मेयर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अरविंद केजरीवाल भोपाल आए थे। भोपाल में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। टारगेट किसको किया? बीजेपी के भ्रष्टाचार को टारगेट किया और प्रदेश के मामा को टारगेट किया, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टारगेट किया। अब आप सोचिए कि क्या खेल होने जा रहा है। यानी कि छोटी पार्टियां मध्य प्रदेश में खेल बनाएगी, लेकिन फिलहाल यह गेम 2 पार्टियों के बीच है। नुकसान पहुंचाएंगी छोटी पार्टियां, लेकिन बड़ा खेल नहीं कर पाएंगे। 2 पार्टियों के बीच खेल है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच खेल है और दोनों पार्टियां जमीन पर अपनी पैर रखकर संभलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जनाब इस बार के विधानसभा चुनाव की जमीन रेतीली होने वाली है और जो भी पार्टी घुसेगी बहुत बेहतर तरीके से और बहुत गहराई तक चली जाएगी। यानी कि जिसकी भी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश की जनता इस बार स्पष्ट तौर पर बहुमत देकर सरकार बनाएगी, क्योंकि इस बार खेल ना हो पाए।